अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद टू द प्रोग्राम वॉक योर टॉक। आपसे मुलाकात तकरीबन मुझे लगता है कि 600 सेकंड ताख़ीर से हो रही है, तकरीबन कम व बेश यही लग रहा है। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। नए हफ़्ते का आगाज़ हो गया, मंडे का आगाज़ है, बल्कि मंडे जो है वो तो अब इख्तिताम को पहुंच रही है, मगर नए हफ़्ते का आगाज़ हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आज 23 अक्टूबर आपके लिए बहुत सी खुशियों का बायस बनेगी। मौसम बदलता है और जो नए मौसम की नवीद होती है वो हमारे लिए ऐसी होती है कि जैसे हम फिर से एक दफ़ा कुछ बेहतरी ला सकें। हमें अपनी पांचों जो हिस्से होती हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मुझे इस वक्त एक हिस्स जो सूंघने की हिस्सा है वो बता रही है कि चीज़ कोई जल रही है, और जलने की जब स्मेल आती है, आप घर में कई दफ़ा दाखिल होते हैं और ये बड़ा जो है काम आती हैं चीज़ें, क्योंकि जब अगर खुदा न खास्ता गैस खुली रह जाए तो उसमें उन्होंने ऐड की होती है, एक स्मेल सी ऐड की होती है ताकि आपको पता चल जाए। और आपने देखा होगा कि अब इन्होंने जो पर्दे में से लाइट हटा दी है तो वो आँखों पे कुछ ज़्यादा तेज़ होगी, ये चेहरा जो है मुखड़ा इस साइड पे कुछ ज़्यादा लाइट आने लगी होगी। ये ज़िंदगी में जो खेल है लाइट का खेल, ये भी बड़ा अहम खेल है। और आज के प्रोग्राम में जब हम मूड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मूड मैनेजमेंट में हम आपको बताएंगे किस तरह से मूड के ऊपर असरअंदाज होती है लाइट्स। तो इसकी हम बात बाद में करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम पिछले हफ्ते के प्रोग्राम्स को लेके उनके ऊपर थोड़ा सा ज़िक्र खैर कर लेते हैं। ट्यूसडे को आपके लिए लेके आते हैं प्रोग्राम तलहा खालिद, और ये होता है एडिक्शन प्रिवेंशन से मुतालिक। और एडिक्शन जब हमें किसी चीज़ की हो जाती है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है शामिल हो जाती है और हमें उसकी पूरी तरह से आदत हो जाती है, और अगर वो बुरी हो तो उसको आप इल्लत कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। तो कौन से तरीके हैं जिनसे हम कोई ऐसा रवैया जिससे हम चाहें कि वो हमारी ज़िंदगी में पक्का हो जाए, वो बार बार जब हम उसको दोहराते हैं, स्टिमुलस देते हैं और जो उसकी वजह से एक बिहेवियर सामने आता है, तो अगर इसको बार बार दोहराया जाए तो इसी को हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी से खारिज हो जाए, तो अगर हम पनिश करें, यानी हम अगर किसी को सज़ा दें, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी से चली जाती है। इंसान जो है वो बहुत अच्छा लर्नर है, उसको सीखना जो है वो छोटे बच्चे से अगर हम शुरू कर लें, जैसा कि ये जो रीइंफोर्समेंट का बिहेवियर है ये एक जानवर पे किया गया था, एक डॉगी पे किया गया था, कि जब बेल की आवाज़ आती थी तो उसको पता चल गया था कि मुझे अब कुछ खाने को मिलेगा, तो उसकी राल टपकने लग जाती थी। हमारा भी इसी तरह से, अगर मैं आपको कहूँ कि एक लीमू है, आप अपने तसव्वुर की आँख में लाइए कि आप एक लीमू आपके हाथ में है और येलो रंग का लीमू है और आप उसको छुरी से काट रहे हैं। जब आप उसको छुरी से काटते हैं तो उसका रस जो है आपके हाथों को भी लगता है और उसकी एक खुशबू भी आती है। तो फिर उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे बीज जो हैं लीमू के अंदर वो भी नज़र आते हैं। आप लीमू को काटते हैं, देखते हैं रस नज़र आ रहा है, फिर उसको आप लीमू को उठाते हैं, ज़ुबान निकालते हैं और निचोड़ते हैं अपनी ज़ुबान पे, तो उसको सूंघते भी हैं। तो लीमू आपने देखा तो नहीं, मगर आपको लीमू का टेस्ट जो है तुष्ट खट्टा सा महसूस भी होने लगता है। तो ये हमारी जो तसव्वुर की आँख है उसमें हम काफ़ी चीज़ें तसव्वुर कर लेते हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। तो मूड मैनेजमेंट की बात तो बाद में करेंगे, मगर अभी हम बात कर रहे हैं एडिक्शन प्रिवेंशन बाय तलहा खालिद। इसका एक नन्हा सा क्लिप आइए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नाज़रीन, रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि किसी भी बिहेवियर को आप दोबारा से बढ़ावा दें, यानी अगर किसी ने कोई काम किया है, आप उसे कोई रिवॉर्ड देते हैं तो वो फिर से दोबारा से वो काम करेगा। पनिशमेंट होता है कि जब आपने किसी चीज़ को किसी से रोकना है, किसी काम से रोकना है, तो आप उस सख्ती करते हैं। जैसे कि प्रिजन में लोगों को भेज दिया जाता है, अगर कोई चोर डाकू है वो चोरी करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है सज़ा के तौर पे, तो उसे किसी चीज़ से रोका जाता है। इन अ नटशेल, अगर किसी के बिहेवियर को बढ़ाना हो, अगर किसी की बिहेवियर की रेपिटेशंस को इंक्रीज़ करना हो कि वो ये रवैया बार बार करे,
तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी को किसी बिहेवियर से रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो उस वक्त पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी पनिश किया जाता है जिससे कि वो बिहेवियर ना करें। एक प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं, वो मंगल की दोपहर होती है 1:30 बजे, और प्रोग्राम होता है टेक्स अ फैमिली। बहुत ही अहम प्रोग्राम है। मैडम उस्मा सदाकत आपके लिए पेश करती हैं, साथ उनका देती हैं इतरत सहारा। और इसमें जो ख़ास तौर पर इस बार बात हो रही है कि हम कई मरतबा बच्चों को उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हम उनका काम जो है वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं, और वो बच्चे कई दफ़ा इतने बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, मगर उनके हिस्से के काम हम ख़ुद अपने ज़िम्मे लिए रखते हैं। कई दफ़ा जब हम उनसे बहुत तंग आ जाते हैं, बहुत गुस्सा में आ जाता है, तो हम उनको बुरी बुरी बातें कहते हैं और उससे वो प्रोवोक हो जाते हैं। यानी कभी तो हम उनको ऐसी बात कहते हैं जिससे कि हमारा जो ताल्लुक़ है, हमारा जो रिश्ता है, जो हमारा आपस में बाहमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट का रिश्ता है, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। जब हम तंग पड़ जाते हैं तो ये प्रोवोकिंग बिहेवियर हो जाता है। और कभी हम उनको इतने नाज नखरे उठाते हैं, कभी उनकी इतनी लेदे करते हैं कि उनको सर आँखों पे बिठाने लगते हैं, जिससे उनकी अपनी जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने वदीयत की हुई है, उनकी अंदर जो स्किल्स हैं या जो उनके अंदर इनहेरिटेड कोई काम करने की ताकत है, सलाहियत है, वो मुतासिर हो जाती है। तो ये दोनों बिहेवियर जो हैं, इनको अगर हम बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं या इनेबल करते हैं या हम प्रोवोक करते हैं, तो उनसे दोनों ही से ख़राबियाँ पैदा होती हैं। फैमिली डायनेमिक्स किस तरह से बच्चों को और आपस में लेके चले कि हर शख्स अपने हिस्से का जो बेहतरीन काम कर सकता है वो कर ले, और किसी के ऊपर इतना बोझ ना पड़े कि वो बिल्कुल उस बोझ के तले दब के रह जाए। आइए देखते हैं इट टेक्स अ फैमिली। केयर टेकिंग बिहेवियर्स बेसिकली इनेबलिंग की तरफ ही आपको प्रमोट कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी अपने प्यारे को इनेबल करते हैं, इनेबल बज़ाहिर एक बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड हमें लगता है, और हम इसको समझते हैं कि हम किसी दूसरे को किसी काबिल बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम एडिक्शन के हवाले से तज़किरा करते हैं इनेबलिंग का, तो एडिक्शन में काफ़ी ये नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है, और हम ये समझते हैं कि ऐसा शख्स जो कि ख़ुद किसी काम को करने के काबिल है, हम फिर भी उसके कुछ कामों को कर रहे होते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें या उसको किसी तौर पे फ़ायदा पहुंचा सकें। लेकिन जब कोई नशे की बीमारी में मुब्तला होता है और हम इनेबल करते हैं उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से, तो इसमें सिर्फ मरीज़ को जो तकलीफ़ पहुंच रही होती है नशा करने से, हमारा ख्याल होता है कि हम उसे उन तकलीफ़ों से बचा रहे हैं, जबकि दर हकीकत हम उसकी बीमारी को प्रमोट कर रहे होते हैं। और जैसे आपने तज़किरा किया कि बाज़ुकात हम प्रमोट करते करते इतनी दूर निकल जाते हैं कि वहाँ पे सिर्फ मौत ही इंतज़ार कर रही होती है। कई मरतबा हमारा मूड जो है वो ऐसा होता है कि हम कोई बाहर आके, घर के बाहर आके घंटी बजाता है तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम उससे मिलें। कई दफ़ा टेलीफोन की घंटी बजती है, हमारा दिल नहीं करता कि हम पिक करें। तो मूड जो है अगर आपका सही ना हो, मुझे सज्जाद अली का गाना भी याद आ गया, अभी मूड नहीं है कल आना, अभी मूड नहीं। आपने सुना? मैं इसको गाना सुना हुआ है आपने? आपको गाना आता है? ये हमारे साथ मिस मारिया भी तशरीफ़ रखती हैं, तो गाना गा लेती हैं आप? अच्छा, नहीं, गाना नहीं गाती। तो ये मूड जो है ये हम उसके एक तरह से ताबे होते हैं, और मूड के पीछे अगर हम जाएं तो थॉट होता है, यानी कि हमारी जो सोच होती है वो हमारे इमोशंस को उभारती है, हमारे जज्बात को उभारती है। जो सोच हम लेके चल रहे होते हैं, अगर हम किसी के मुतालिक बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमारी सोचें उसके मुतालिक बहुत अच्छी हैं, तो उसकी शक्ल नज़र आने से या उसकी शबी नज़र आने से, तस्वीर नज़र आने से, उसकी आवाज़ आने से, हत्ता कि हम खुशबू से भी को रिलेट करते हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छे जज्बात जन्म लेने लगते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उनका सोच के भी मूड मिजाज जो है वो हमारा ख़राब होने लगता है, और हमारे इमोशंस, जब बहुत सारे इमोशंस मिल जाते हैं तो वो एक अच्छे मूड को जन्म देते हैं, कैफियत को जन्म देते हैं, तबीयत को जन्म देते हैं, या फिर उसके बरक्स हो जाता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं, पिलर्स हैं, जिनको अगर हम संभाल के रखें तो हमारा मूड अच्छा रहता है। जिनमें एक चीज़ बहुत अहम है और वो है नींद। अगर हम अपनी नींद जो है वो पूरी रखें, 7, 8, 9 घंटे
गहरी डीप स्लीप लेके उठें तो जो पिछली रात की बातें थी जो हमारे जहन के ऊपर काफ़ी बोझल होती हैं वो हमें आसान लगने लगती हैं। मगर नींद अच्छी के लिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में जो एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, वो जो एक रतूबत खारिज करता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, वो तभी खारिज होती है मुकम्मल तौर पे जब बिल्कुल अंधेरा होता है, और फिर हमारी नींद को भी वो अच्छे तरीके से संवारता है। हमारा जिस्म जो अल्लाह ताला ने हर तरह से बेहतरीन बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है, और उसमें होता ये है कि जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन और इस तरह के, ये आहिस्ता आहिस्ता इनके लेवल्स ऊपर आने लगते हैं, और जो हमारी नींद के लिए हार्मोन्स हैं वो कहीं पीछे चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं डायअर्नल रिदम, यानी कि सुबह जो है अपने आप को बेदार किया, आगाज़ किया दिन का, और जो रात हुई तो फिर रात के सोने के जो हार्मोन्स हैं जो हमें अच्छी नींद देते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इनका कॉम्बिनेशन है। जब हम दिन में कई दफ़ा ठौंका लगा ले, ठौंका मतलब नींद पूरी कर लेते हैं, और हम रात देर तक अपनी नींद को डिले करते हैं और अपने जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनको ख़राब करते हैं, सर्केडियन रिदम्स के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, डायर्नल रिदम्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो जब बरतानिया जाते हैं जो कि हमसे 4-5 घंटे पीछे है, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जो कि 5-6 घंटे आगे, अमेरिका जाते हैं जो कि 10-11-12 घंटे हमसे पीछे है, तो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग हो जाता है, यानी कि हम अपने स्लीपिंग आवर्स को गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड मिजाज पर बहुत बुरा असरात मुरतब होते हैं। आइए देखते हैं नदीम नूर और उनके साथ हैं आमना नवाज इन मूड मैनेजमेंट ऑन फीलिंग वेज फेसबुक पेज। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हुई है, जिसको सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। ये सर्केडियन का मतलब है कि अराउंड द डे 24 आवर्स की एक क्लॉक है जो कि हमारे जो है वो कुदरती तौर पर फिट है, और ये रीसेट होती रहती है बाहर के माहौल से, ख़ास तौर पर लाइट और टेम्परेचर के हवाले से ये उसको मुताबिक रीसेट होती रहती है। जब हम बात करें कि क्यों मूड इफ़ेक्ट हो जाता है मौसम की तब्दीली की वजह से, तो उसके पीछे रीज़न्स कुछ ये हैं कि जब सर्दियों के दिन आते हैं तो जो डे लाइट है, ख़ास तौर पर अगर सनलाइट की हम बात करें तो उसके चांसेस थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, और जो नाइट टाइम है वो उसका दौरानिया बढ़ जाता है। और हमारे जो ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारी ये स्लीप को रेगुलेट करता है, और ये लाइट से रिलेटेड है। हमारी आंखें जो हैं वो डिटेक्ट करती हैं बाहर कि कोई लाइट है, और वो प्रोसेस करती हैं और वो एक मैसेज देती हैं उस पीनियल ग्लैंड को कि अब जो है वो रोशनी है, जिसका मतलब है कि जागना है। और यानी हमारे दिमाग में रोशनी और जो दिन और रात की साइकिल्स हैं इनको डिटेक्ट करने का एक बंदोबस्त मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक हार्मोन है जो रिलीज़ होता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो जब नाइट टाइम होती है तो वो उस वक्त रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अब रात हो गई है, और लिहाजा वो हार्मोन रिलीज़ होता है जिसकी वजह से हमें नींद आती है, और मेलाटोनिन बेसिकली स्लीप इंड्यूस करता है। जोर का झटका ज़रा धीरे से लगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने मूड को मैनेज करने के लिए फ़ौरन जो है ना कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जैसे आप बिल्कुल अब गाड़ी को देखिए, गाड़ी जो ऑटोमेटिक होती है गाड़ी, उसमें क्या होता है कि आपको गियर तब्दील करने की ख़ुद ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी की एक टांग भी हो तो काम बन सकता है, क्योंकि आप जो है एक अपना पाँव बढ़ा देते हैं और वो जो है कभी एक्सीलरेटर पे और कभी ब्रेक पे, दोनों पे चलता रहता है। मगर मूड मैनेज करना भी बिल्कुल गियर चेंज करने की तरह होता है कि अगर कोई ऐसी बात हो गई है जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, और अगर आपको अपनी मूड मैनेज करने की महारत आपने हासिल की है, तो बावजूद एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, बाहर से जो भी स्टिमुलस आ रहा होता है, आप उसको मैनेज कर लेते हैं, तो बड़े से बड़ा झटका भी जो है उसको खा के आप आराम से निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं ज़रा ज़ोर का झटका धीरे से लगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इंसान को खाना पीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं,
और जायका होना चाहिए, ज़िंदगी में मज़ा होना चाहिए, खाबेगिरी होनी चाहिए, लुत्फ़ होना चाहिए। हाँ, डाइट की बात भी कर सकते हैं, मगर ये है कि डाइट की बातें करते रहें, उस पर अमल करें या ना करें। क्या ख्याल है? अगर हम अमल करेंगे तो बात बनेगी या सिर्फ बातों से बात बनेगी? होता ये है कि जब हम किसी चीज़ का जिक्र बार बार करते रहते हैं और उसको साथ जो है उसमें अमल पैरा भी होते हैं, तो वो सिर्फ बातें ही नहीं रह जाती। मिस मारिया क्योंकि बैठी, इनको गानों का बहुत शौक़ है, तो कहते हैं कि खाली पीला ड्रेस में इन्होंने पहना हुआ है, तो खाली पीली बातों से किसी का पेट भरता नहीं, राम के भरोसे चलो कभी इंसान भूखा मरता नहीं। राम मतलब ये गाना क्योंकि मैंने इस पार से लिया, इंडिया से लिया, तो वो इसलिए राम की बात कर रहे थे। मसलन कई सारी बातें भी मशहूर हैं कि बगल में क्या होता है यार वो, अच्छा ये अरसलान साहब, मेरे जहन में तो कोई और था, मगर बगल में थोड़ा और फिर हाँ, अब बगल में बच्चा छोड़ा नहीं, छोड़ा मतलब बच्चा, बगल में बच्चा और मुंह में राम राम नहीं, क्या था, ये शादी पे बना हुआ है कि जिससे शादी की है वो अब मीठी छुरी है बगल में, और फिर थोड़ी सी कोहनी तो लगती है टेढ़ी वाली। तो 3 मुख्तलिफ मिसालें जो हैं गड़बड़ हो गई, बगल में बच्चा और शहर में ढंडोरा, किसी ने कहा बगल में छुरी मुंह में राम राम, और किसी ने कहा कि भाई ये तो कड़े दी मच्छी वाली बात, और वो कई दफ़ा जो है काम ख़राब हो जाता है। मगर हम बात अभी जहाँ पे आपको लेके जा रहे हैं उसमें मुलाजमीन की बात हो रही है। हर आदमी चाहता है कि उसकी मुलाजमत अच्छी हो, उसका कारोबार अच्छा हो, मगर कारोबार जो है अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एम्प्लॉईज़ उसमें काम कर रहे हैं उनका ऑनेस्टी लेवल, लॉयल्टी लेवल बहुत ही बेहतरीन हो। और कई दफ़ा इंसान अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए ऐसी कुछ हरकतें करता है जो कि उसकी जॉब के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, और चाहे वो इंडिविजुअल इनफरादी छोटे लेवल पे हो या मुल्की सतह पर कोई फरमारवा हो, कोई रहनुमा हो, कोई जो है बहुत बड़ा अफसर हो, अगर ये बात आ जाए कि उसने जो लेन देन किया है उसमें उसने कोई किकबैक लिए, यानी कि कोई ऐसी चीज़, ये वो किकबैक नहीं है, इसको कहते हैं कि जो काम था वो 5 लाख रुपए का था, आपने कहा ठीक है मैं तुम्हें ये काम दे दूंगा, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि तुम 5,000 मेरी जेब में भी डाल दो। तो इनवॉइसिंग जो है वो 5 लाख आपने उधर दे दिए, 5,000 जेब में डाल दिए। ये जो किकबैक की सारी कहानी है और ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज़ें कैसे मुतासिर करती हैं, ये आपको बता रहे हैं। यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम है, फ्राइडे को 5 बजे होता है। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ होते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को बेहतरीन तरीके से रन किया जाए कि उनके अंदर डिसलॉयल्टी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, लोगों की साइकी ही बदल दें कि ये जो नुकसान वो बज़ाहिर कर रहे हैं, एक आदमी अपना फ़ायदा कर रहा है, असल में वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर रहा है। ये वही वाली बात है, वो जैसे कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली जो है वो अगर सही स्विमिंग नहीं कर रही तो फिर क्या होता है यार, वो तालाब में क्या होता है, एक सारा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। ज़रा देखते हैं क्या बात हो रही है। जब आप अपनी ज़ाती चीज़ें ख़रीदने दुकानदारों के पास जाते हैं जी, तो वो भी आपकी कितनी अवगत करता है, आपसे ताल्लुकात बनाना चाहता है और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा वो पहुंचाना चाहता है ताकि आप उसके पक्के गाहक बने रहें। जी, और हालांकि उसे पता होता है कि आप पूरी तरह बारगेन करेंगे और आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, लेकिन जब कोई बीच में दूसरा बंदा परचेजिंग कर रहा होता है तो वो उसको खामखा ख़राब करने पे तुला होता है। सबसे पहले कभी उसको चाय पिला दी, कभी उसको कोई बर्गर खिला दिया और कोई ज़ाती सीख दे दी जिसका कोई ताल्लुक़ परचेजिस से बज़ाहिर नज़र नहीं आता। कोई मिठाई का डब्बा दे दिया, मेरा बेटा पास हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें करके वो पहले टेस्ट डोज दे के देखते हैं कि बंदा दाना दुनका चुभता है कि नहीं, और फिर उनके दरमियान बाकायदा खुल के बात हो जाती है। और उसमें अमूमन मार्केटों में जो दुकानदार होते हैं वो बहुत कसम खाए हुए होते हैं कि उन्होंने इस राज को राज़ी रहने देना है
और ये जो मिली भगत है वो इसको बिल्कुल फेयर डील समझते हैं, और जो परचेजेज होती हैं उनमें से कोई किक बैक्स आते रहते हैं। अच्छा, इसको जानने का तरीका ये होता है कि आया एक ही परचेज़र क्यों हो। ये तो पहला पक्का रूल है कि अगर आपका परचेज़र किसी ख़ास जगह से परचेज़ करने में दिलचस्पी रखता है तो आपकी दिलचस्पी फिर इसके बरक्स होनी चाहिए कि वो किसी और जगह से परचेज़ करे। आज ख़ास तौर पे मिस मारिया किब्तिया यहाँ पे मौजूद है। मैंने नाम इनका थोड़ा सा तब्दील कर दिया और ये बता रही थी कि किस तरह से एम्प्लॉइज़ जो हैं, मुलाजमीन जो हैं, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होना चाहिए, और अगर वो लॉयल होंगे, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखेंगे तो दरअसल वो किसी और का भला तो बाद में करेंगे, अपना भला सबसे पहले कर रहे हैं। और ये बता रही थी हमें वो मिसाल छोटे बच्चों वाली, मगर बड़ी अहम, जो छोटे बच्चों को दर्स दिए जाते हैं वो गलत नहीं होते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैक एंड जिल, लिटिल मिस मपेट, सैट ऑन अ टफेट, ये सारी जो बातें हैं ये हमें याद रखनी चाहिए। और इन्होंने हमें बताया कि एक गंदी मछली जो है वो सारे जल को गंदा कर सकती है। तो अगर कहीं आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आए तो आप जो है ना सीटी बजा सकते हैं, ब्लो द विसल। सीटी बजाने से ये होता है कि सबको पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है। और वहाँ पे जिस तरह आपने वो कौवे नहीं देखे, वो अगर जो है कहीं भी गड़बड़ हो तो एक कौवा आके काएँ 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 शुरू कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो सारे कौवे जो हैं वो जमा हो जाते हैं। तो बहरहाल अभी हम जो है अपने प्रोग्राम्स जो है जितने भी विलिंग वेज फेसबुक पेज पे आप देखते हैं उनका तो जिक्र कर रहे हैं, मगर आप याद रखिए कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान भी हमारा एक पेज है, डिप जिसको हम कहते हैं। और कुछ लोग तो वैसे ही डिप में चले जाते हैं, फिर डिप से निकल भी आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी थोड़ी देर ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा तो ये जो पीछे पानी है इसमें जाके मैं एक ज़रा डिप लूँगा और नहा के फिर मैं जो है ना बाद में आपके साथ आऊँगा। मैं थोड़ी देर में कितना ज़रा कूल ठंडा पानी जो है बहुत ही कूल मज़ेदार है, वर्थ टेकिंग अ डिप। मगर प्लीज़ डोंट गो इनटू डिप। कुछ लोगों का मूड जो है वो डिप में चला जाता है। जिस तरह से कुल्फ़ी नहीं होती, कुल्फ़ी खोया वाली, वो उसको जब उन्होंने बनाना होता है तो एक ऐसे करके होता है, उसके अंदर ऐसे वो खोया लगा के निकाल के कुल्फ़ी देते हैं। तो डिप करते हैं ना पानी को, पानी कह रहा हूँ, दूध को डिप करते हैं, उसमें खोया मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं ये बाबा जी दी कुल्फ़ी जो है ना खा लो, बड़ी मशहूर आपको इधर उधर नज़र आएगी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारे प्रोग्राम में एक होता है सैटरडे को जिसको कहते हैं टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स। और जब भी हमारा कोई इम्तिहान होता है, कोई भी हमने ऐसा काम करना होता है, अगर हमारी थोड़ी बहुत ही एंग्जाइटी हो जाए, यानी कि उस काम को लेकर हम पहले से तैयारी करते हैं, हमारा दिल जो है वो थोड़ा तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, आंखें जो पुतलियाँ फैल जाती हैं, मुंह थोड़ा सा खुश्क होने लग जाता है, जो है वो टांगें लरजने लग जाती हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। मगर एक थोड़ा सा पर्कअप करके अगर बिल्कुल ही बंदा चिल माहौल में बैठा हुआ है, जैसे कोई मसला ही नहीं है, बीच पे बैठे हुए हैं आप, यहाँ पे आपको लग रहा है पानी में ही वो आपने डाला हुआ है, क्या उसको बोलते हैं जो दो दरख्तों के दरमियान में लटका के जिसमें वो लेट जाते हैं, बड़ा नहीं, जहन में नहीं, किसी के भी जहन में नहीं आ रहा, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा, मगर आपके जहन में आए तो आप हमें वो कर सकते हैं। अभी आ जाएगा मेरे पीछे दिमाग में टिक टिक हो रही है। वो दो दरख्तों के दरमियान में लटका देते हैं और उसमें जो है ना लोग बैठे होते हैं, जिस तरह पालना नहीं होता बच्चों का, जिसमें वो झूला झुलाओ रे, वो चारपाई के करीब वो बच्चे को डाला होता है और उसको झुला रहे होते हैं। एनीवेज़ मैं बात ये नहीं कर रहा था, मिस होती हैं उसमें मिस शुमाइला बतूल और साथ में उनके होते हैं फवाद सिफ्तैन मुस्तफ़ा। तो वो प्रोग्राम टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स के मुतालिक कुछ आपको टिप्स दे रहे हैं, सॉरी। और टिप्स में ये है कि एंग्जाइटी जब हद से बढ़ जाए तो काम बनने की बजाय ख़राब हो जाता है। किस तरह से आप अपने आप को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए तैयार करें, तो हियर आर फ्यू टिप्स। एंग्जाइटी बेसिकली बेचैनी क्रिएट होना, और कौन सा इमोशन इसके पीछे रोल प्ले कर रहा होता है, वो खौफ का होता है। फियर का इमोशन जब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है तो वो फियर की बजाय एंजाइटी कहलाता है। सो वो हमें एंशियस करता है, बेचैन करता है। सो एंजाइटी इन फैक्ट एक इमोशनल प्रॉब्लम है। एंजाइटी को प्रॉब्लम हम तब कह रहे हैं जब ये डिसफंक्शनल कर दें हम।
अदरवाइज एंजाइटी हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एलिमेंट होता है। मैं आपसे ये पूछने वाला था, क्या अगर एंजाइटी ना हो, ज़ीरो हो जाए, तो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे मेरा कल पेपर है और आई एम नॉट एंशियस अबाउट दैट, तो क्या होगा? डिसफंक्शनल ना वो भी तो डिसफंक्शनल ही होगी ना। तो कुछ हद तक एंजाइटी ज़रूरी है। वेरी राइट। देखिए मैंने पहले भी जब हम इमोशनल कंट्रोल पर एक प्रोग्राम किया था तो उसमें मैंने बताया था कि बाय द डेफिनेशन जो पर्पस हमारी लाइफ में इमोशंस का है वो हमें सर्वाइवल के लिए स्पर करना है। सो हर इमोशन का रिगार्डलेस कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई पर्पस उसका ज़रूर है। सो एंजाइटी या फियर का पर्पस क्या है हमारी लाइफ में? हमें ख़तरों से, जो भी हमारे फियर्स हैं उनसे हम डील कर सकें, डेंजर को असेस करना और परफॉर्मेंस को एनहांस करना। कुछ लोग होते हैं ख़तरों के खिलाड़ी होते हैं, ख़तरों से खेलना जानते हैं। ये पानी आप देख रहे हैं सारा, इसमें मैं अभी नहा चुका हूँ एक आध दफ़ा, मगर पीछे मगरमच्छ लग गया। इसमें वेल्स भी हैं, इसमें जो है ये छोटा सा पानी का पॉन्ड लगता है मगर छोटा नहीं है। मगर बहरहाल आप ये देखें कि जब इंसान को ये बॉटल जो है, ये आम बॉटल है, आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी, ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है। ये मेरे हाथ में, मगर आपको नजर, ये इसमें से मैंने निकाली। जब मैंने गौता लगाया, इसकी तह में गया तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट बॉटल निकली। पानी इसके अंदर ऐसा शफाफ है, आप बड़े से बड़ा मिनरल वाटर पी के देख लें। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, सचमुच का पानी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेरी हेल्दी। और इसके अंदर जो है ये खैर मगरमच्छ वगैरह तो कोई भी नहीं है, अगर होता तो मुझे अभी तक लेके जा चुका होता। तो ये ज़रूर है कि इसके अंदर मछलियाँ बड़ी मज़ेदार हैं, ट्राउट फ़िश है और बड़ी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं। हालांकि ट्राउट फ़िश जो है उसको याद रखिए सिर्फ बहते पानियों में होती है, खड़े हुए पानी में नहीं होती। और हो सकती है इसमें संगाड़ा मछली हो सकती है अगर आपने कभी ट्राई की हो। इसके अंदर डॉला मछली हो सकती है, डॉलाज, ये एक मछली का भी नाम होता है, इसको सकर फ़िश कहते हैं। वो पॉन्ड को जो है साफ़ सुथरा रखती है। बहरहाल इससे हमारा क्या लेना देना। तो अब क्या कहते हैं आप, कॉल देखें, कॉल्स आ रही होंगी, कोई कॉल नहीं आई। ओए आज तो कॉल्स का क्या, वो वासिफ साहब कह रहे थे वो कॉल करेंगे, उन्होंने भी कॉल नहीं किया। अच्छा चलें भाई, कॉल नहीं करे तो मैं मैसेजेस देख लूँ इधर से बढ़ के, ये कैप्चर करेंगे मुझे मैं अगर उस तरफ बढ़ूँगा तो? हैं हाँ, ये मैं पकड़ने लगा ना फ़ोन, बैठ जाऊँ मैं अगर आप इजाज़त दें मुझे। तो यहाँ पे जनाब हमने कहा कि थोड़ी देर जो है टांगें जब थक सी जाएंगी, बड़ी स्विमिंग वगैरह करके ना पूरी बॉडी अकड़ी हुई है। और वो तो बात की बात है, मगर ये जो ऊपर एसी चल रहा है, अब ये जब मेरे ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा यहाँ से ना, चले ठंडी हवा छम छम। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि आपके कितने मैसेजेस हमें आ रहे हैं और उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसके लिए नाज़रीन आपको करना ये होगा कि प्रोग्राम वॉच जहाँ पे आप कर रहे हैं, साथ में वॉच करने के साथ साथ आप प्रोग्राम में लाइव मैसेजेस भी भेज सकते हैं और अपनी आरा से हमें नवाज सकते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि अगर आप जो है प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं तो भी बताइएगा, उससे एप्रिसिएशन से बहुत कुछ हो जाता है। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो जाती है, उसको यानी कि एक तरह से ढारस सी मिल जाती है। तो हमें भी आपकी जो है एप्रिसिएशन की, सताइश की हमेशा ज़रूरत रहती है। अच्छा जी, साइमा नफीस हैं यहाँ पे, कहती हैं जी बाबा जी की कुल्फ़ी काफ़ी बार खा ली, वेरी वेरी टेस्टी। थैंक यू वेरी मच मिस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे कॉल भी आ गई इसी के साथ साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? आपका जो है जनरली मूड कैसा है और सेहत कैसी है? मूड मेरा पहले तो इतना ठीक नहीं था, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है ना, हाँ, इसको मैं सब लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर देखा करें, क्योंकि मूड मैनेजमेंट के लिए बेस्ट थेरेपी जो है ना वो आपका ये प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रोग्राम जो हैं अच्छे होते हैं, कुछ लोग जो हैं अच्छे होते हैं, कुछ मूड बस्टर्स भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो आप ख़ुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका इतना नाम है, पहले फ्रॉइड का एक नाम था, फिर उसके बाद जो है वो कार्ल जुंग थे और स्किनर थे और इस तरह के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट। तो आपका फरीफ हुई एक नाम है माशाल्लाह। तो ये बताइए कि मूड जब डाउन हो
तो उसको ठीक कैसे किया जाए? देखिए एजाज भाई, बात ये है कि मूड डाउन होने की पहले तो वजह आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि किस वजह से हमारा मूड डाउन है। हाँ। और जब वो वजह आइडेंटिफाई कर लें तो फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको, उनसे थोड़ा सा, जैसे अगर किसी इंसान के साथ इंटरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ से मूड का प्रॉब्लम आपका डेवलप हो रहा है, तो क्या करें? अवॉइड करें, अवॉइडेंस से बात बनेगी। उसमें ये होता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी नर्व्स को कूल डाउन करने के लिए टाइम आउट ले लें। टाइम आउट ले लें, एग्जिट। जी, और टाइम आउट वो पतली गली से निकलने वाली बात नहीं होगी। अच्छा, किधर से? मोटी गली से? उसमें आप गली से निकले टेम्परेरीली और उसके बाद उसी गली में वापस आए। अरे वाह। जब आपका, मगर वहाँ पे अगर कोई गाना चल रहा हो कि तेरी गली में आना छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे, अगर ये गाना चल रहा हो तो फिर उस गाने को ऑफ कर दें। गाने को क्या करें? ऑफ कर दें। गाने को ऑफ कर दें, मगर गली में आना जाना रखें। गली में आना जाना रखें, क्योंकि अवॉइडेंस जो है ना वो मसले का हल नहीं है। अच्छा, अवॉइडेंस वो टेम्परेरीली तो उस इशू को दबा देगा, लेकिन बाद में ये होगा कि वो फिर जब आप सप्रेस करते हैं तो वो बाद में ज्यादा जो है ना फोर्स के साथ वो चीज। मुझे तो फरी ऐसा याद आ गया जिस तरह से कोई स्विमिंग पूल में हो और उसने एक हवा भरा हुआ फुटबॉल पकड़ा हो और वो उसको बड़ी मुश्किल से अगर ताकत से जो है स्विमिंग पूल के अंदर भी धकेल दे, मगर वो जूं ही छोड़ेगा तो पुड़क करके बाहर निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाह रही थी मूड मैनेजमेंट। मुझे बताएं, मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरा मूड जो है ना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये मेरा मूड क्या हो गया, ये मेरा मूड मेरा क्यों नहीं रहा, ये किसी और का क्यों हो गया। एजाज भाई, आपके मूड मैनेजमेंट के लिए तो मैं सिर्फ एक बात आपको कहूँगी। बताइए। आप जब आपको फ्री टाइम मिलता है अपना ये प्रोग्राम आप एक दफ़ा देख लिया करें, आपका मूड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अपना प्रोग्राम देख के? जी। इसको तो हम वो एक बड़ी हमारे ज़बरदस्त स्टेज की आर्टिस्ट थी, उनका जो है बड़ी अच्छी डांसर थी, वो बड़े ठुमके शुमके उनके मशहूर हैं। उनका नाम था नरगिस। और उर्दू में कहते हैं जो लोग अपनी ही आप को बार बार देखते रहते हैं, अपने आप को आईने में देख के कहते हैं हाय वारी सदके मैं इन्ना सोना, मैं इन्नी सोहनी हाँ, मैं की करा। वो अंग्रेजी में उसको नार्सिसिज्म कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं नरगसियत। तो अगर मैं अपना ही प्रोग्राम बार बार देखूं तो उससे मुझे फ़ायदा होगा? क्यों नहीं होगा? अभी आपको अंदाजा नहीं है, ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन आप इसको ना एज अ व्यूअर देखें जैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं अब ये ऐसा करता हूँ कि काला चश्मा लगा के देखूंगा इसको। ठीक है। और वैसे अब ऑन अ सीरियस नोट मैं वैसे कितने का नोट है? 5000 का कम से कम होना चाहिए ऑन अ सीरियस नोट। चलिए 5000 के 2 कर लेते हैं। चले ठीक है। एक साहब थे, वो एक जज के पास गए और उनको लग रहा था कि केस उनके खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा जज साहब मी लॉर्ड मेरी बात सुनिए, आपने अभी तक हमारे शवाहिद सही तरह सुने ही नहीं, हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ है, हमारे पास बहुत से सबूत हैं, मैं आपको 2 सबूत देना चाहता हूँ। उन्होंने जनाब एक किताब दी और कहा आप ये देखिए, इस किताब जो है कानून की किताब की दफ़ा नंबर 630 देखिए। तो वहाँ पे उन्होंने अंदर जो है ना 5-5 हज़ार के 2 नोट रखे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ ये सबूत तो अच्छे हैं तुम्हारे, मगर इस तरह के 2 सबूत और लेके आओ, फिर केस तुम्हारे हाथ में होगा। तो आपने भी वो 2 सबूत मुझे दे दिए कि 5000 का एक नहीं 2 नोट होंगे। जी 2 नोट होंगे और दोनों नोटों पे ना मैंने कुछ लिखा हुआ भी होगा। कायदे आज़म जिंदाबाद और डॉक्टर एजाज कृषि जिंदाबाद। अच्छा मेहरबानी, शुक्रिया। मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे ये ख्याल हुआ कि मैंने बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो मैंने क्या किया कि जितने भी नोट वालिदा की पर्स में होते थे, वालिद साहब तो हाथ नहीं लगाने देते थे, तो मैंने निकाले और उनके ऊपर ना इजाज़ कुरैशी लिखना शुरू कर दिया। तो वो एक बात मैं बताऊं, ये अब देखिए आपकी वो डिजायर जो एक फ्रेम वाली एक बच्चे की डिजायर थी, वो अल्लाह ने आप किस तरह पूरी कर दी। हाँ मतलब वही ना, माशाल्लाह आपको एक दुनिया जानती है, आपका एक नाम है। ये तो खैर आपकी मेहरबानी है। मैं नहीं कह रही है, बाकी लोग
जिनसे मर्जी। तो वो मुझे वालिद साहब को जब पता चला ना कि ये काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा खबरदार बंदा बन जा, ये जो नोट होते हैं इनके ऊपर नहीं लिखते, ये डिफेस हो जाते हैं, इनके ऊपर लिखने की इजाजत नहीं होती। अच्छा ठीक है। अच्छा आप कुछ कहना चाह रही थी, एक तो बातों में लगा देता हूँ मैं। नहीं वो मैं पॉइंट्स बताना चाह रही थी जो कि मैंने अपने ऊपर भी ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अभी कल की बात है, मेरा किसी वजह से मूड खराब था। अभी कल ही की तो बात है। यही तो मैं आपको बताऊं, जब मूड खराब हो ना तो हाथ पे हाथ रख के एक कमरे में बंद होके बैठ के वो अलामा इकबाल वाला पोज बना के सोचने की जरूरत नहीं है। उस वक्त ये कि इंसान जो है ना अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी में बिजी करे, जैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करे जी, अपनी वो जो एक नेगेटिव थॉट्स आपकी वो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स नहीं आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। जी जी जी, आपकी नेगेटिव कॉग्निशंस ट्रिगर हो जाती हैं चूंटियों की तरह। उनको रोकना इस तरह के अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी करें जिसमें आपको मजा आता है। राइट। जैसे कि मुझे कुकिंग का शौक है, तो कल मैंने एक नई रेसिपी ट्राई करना शुरू कर दी, वो मैंने कल बनाई, ठीक, क्योंकि घर में सबको बड़ी पसंद आई। वाह। और उसके बाद फिर ये कि कल यहाँ मौसम बड़ा अच्छा था मेरे शहर में, मौसम हंसी है लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे निकली गई। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और इस्लामाबाद में एक जगह बड़ी अच्छी गुड़ वाली चाय मिलती है, वो हमने पी जाती। अच्छा जी, तो इस तरह से मूड मैनेज मैंने अपना करने की कोशिश की। लवली। टेम्परेरीली हो गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद वापस आके जब मैं रात को सोई हूँ, सुबह उठ के डिप फिर वापस था। हो वो असल में ना आपने कुछ सोने की नींद की दवाई ली होगी, उससे भी मूड खराब हो जाता है। जी वैसे ये भी बात है, मैंने कल ली थी। हाँ देखा। लेकिन आज ये हुआ कि हॉस्पिटल में जब मैं गई हूँ तो एक बड़े बुरे मूड में थी। घर में भी सर्वेंट को डांट के गई, वहाँ जाके भी स्टाफ को डांट पड़ी मुझसे। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने बोर्ड के कामों में पेशेंट्स के साथ बिजी हुई, फिर टी रूम में जो लाइट मूड में अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ जो गपशप हुई ना, उसके बाद मेरा मूड 180 डिग्री पे चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आपने कहा कि एक तो किसी प्रोडक्टिव काम में अपने आप को बिजी कर लो, कुकिंग हो सकती है, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, कोई मज़े की चीज़ खा सकते हैं, फिर उसके बाद ओवरनाइट स्लीप पूरी करो, फिर उसके बाद कोई ऐसा काम जिसमें आपका दिल लगता हो, कोई आपको दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं, आपको सेल्फ वर्थ अच्छी लगने लगे, तो फिर उससे आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपका मूड मिजाज बदलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान की फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करती है। अगर आपको कहीं पे भी जिस्म में पेन हो रहा है ना, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लो हो जाता है। कई दफ़ा इंसान का सर जो है फोड़े की तरह दुख रहा होता है। जी, मेरा सर बिल्कुल माइग्रेन से फोड़े की तरह दुख रहा था, और वो जो है ना उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं क्या है। अब मुसीबत ये है कि फोड़ा हो ना, जैसे ही एजाज भाई जैसे ही आप ऑन एयर आए हैं ना, मेरे माइग्रेन की इंटेंसिटी आपके लिए 70% कम है। मेरा पहले ख्याल था कि मैं सिर्फ जो है डॉक्टर हूँ बातों का, अब मुझे लगता है मैं सर्जन भी हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को फोड़ा हो तो वो कहते हैं कि इसको ड्रेन कर दें। तो जब सर फोड़े की तरह से दुख रहा हो तो अगर सर को ड्रेन कर दें तो वो तो बड़ा मसला हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है। आप सर्जन नहीं, आप माइग्रेन स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल, बल्कि मेरी अम्मी कहती थी ये मेरा सुरजन तारा है। और आपकी अम्मा भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। आप बस देख लें। वो मुझे मिली थी कल, आपकी बहुत बड़ी सबसे बूढ़ी फैन है, तकरीबन कोई 80 प्लस 88 उनकी एज है। कल ओह माय गॉड, शी इज अ फेबुलस डांसर। द अदर डे मैं किसी दिन आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो माशाल्लाह की शादी थी एक, और उस शादी में अम्मा भी ने कोई डांस कर छोड़ा है। वाह, शी इज ट्रेमेंडस। अच्छा, तो वो जो है ना मुझे कह रही थी कि डॉक्टर एजाज कुरैशी को कह देना कि वो एक ब्राइटेस्ट कुमकुमा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा लक़ब दिया है। तो बस अल्लाह आपको खुश रखे और इसी तरह आप लोगों के दर्द जो है ना वो दूर करते रहें, और हम लोग आपका प्रोग्राम सुन के जो है ना वो अम्यूज होते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, यू टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग। हैव अ नाइस इवनिंग। यू टू, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 0300 हैं उधर। अब बैठने का टाइम ख़त्म, बैठने का टाइम प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि भाई इतना ही बैठना था, अब जो है खड़े होकर बातचीत करो। अगर यहाँ पे फ़ोन बजा तो मुझे बता दीजिएगा कि भाई फ़ोन बज रहा है।
ज़िंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज़ है। तो कई दफ़ा ज़िंदगी का साज जो है इस तरह से बजता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नज़र डाल लूँ कि और कौन कौन से। साइमन हफीज़ कहते हैं जी बाबा जी दी कुल्फ़ी खादी। और हैमक, ओ हैमॉक, वो जो होता है ना जिस पे लेटते हैं 2 दरख्तों के दरमियान, उसको हैमॉक कहते हैं। तो ये किसी ने मेरी मदद की, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? हुमैरा चौधरी, थैंक यू वेरी मच। और सना राजपूत कहते हैं एंग्ज़ाइटी क्या है? एंग्ज़ाइटी जो है, देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सामने से एक शेर आ रहा है और आप जो है वो अगर एंक्शस हैं, या सांप चलता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, या कॉकरोच आ रहा है, या छिपकली जो है वो आ रही है और आपको लगता है कि छिपकली आपके ऊपर गिर जाएगी, तो अगर आपको ये लगे कि गिर रही है और गिर जाए, आपके ऊपर गिर गई है, छिपकली गिर गई और वो ऐसे गिरी है कि आपके पीछे इधर से चली गई है अंदर, और बाय द टाइम आप छिपकली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एक कॉकरोच जो है वो भी इधर चला गया, तो ये इससे थोड़ी सी एंग्जाइटी जो हो जाती है, इसी को एंग्जाइटी कहते हैं। एंग्जाइटी की बहुत सी होती है, इकसाम होती हैं, और ख़ास तौर पे जैसे अभी मिस बता रही थी वहाँ पे शुमाइला बतूल के, जब हम बहुत ज़्यादा हाइफ हो जाते हैं, जब हमें खौफ हद से ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा खौफ होता है, तो हमारा जो है वो एंग्जाइटी से बुरा हाल हो जाता है। और हमायूं खत्री साहब, आप यार हमायूं खत्री वो कोई शेर वेर सुनाओ यार, कोई नज़म जो तुम मेरे प्यार में मोहब्बत में लिख के लंबी लंबी नज़में चोरी की लाते हो और बाद में कहते हो कि बिल्कुल नहीं की, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। और शाहीन दाऊद है, कहते हैं मुझे टेंशन बहुत होती है। तो आपको अकेले टेंशन होती है? सेम हेयर। और हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई टेंशन बड़ी अच्छी चीज़ है। इंसान को जब टेंशन होती है तो आपने देखा है कि क्लासरूम में आपके पास एक वो हो, क्या कहते हैं यार, ये जो चुटिया में भी लगाते हैं और पेपर्स पे भी, क्लिप नहीं, ये होता है रबर बैंड। तो क्लास में आप रबर बैंड हो आपके पास, और कोई है रबर बैंड पड़ा हुआ इधर, मैं करके दिखाता नहीं है शायद। तो रबर बैंड में आप एक रखें, गुलेल आपने देखी कभी? स्लिंग शॉट नहीं, मंगवाने की ज़रूरत नहीं है यार, कमाल कर रहे हैं आप तो, सचमुच सीरियस हो गए। मैं ऐसे मिसाल दे के बयान करता हूँ। तो जो वो होता है ना रबर बैंड, उसके अंदर एक आप पेपर रखें या पेन रखें और उसको यूँ खींच के टेंशन में लें। टेंशन जब आप उसको खींचते हैं ना, वो टेंशन में आ जाता है। कभी आप करके देखिए, एक तरफ से खींच के अपने नाक के करीब रख के उसको छोड़िएगा, आपको पता चलेगा कि उसकी टेंशन कितनी है। तो आप जब उसको खींच के ऐसे छोड़ते हैं तो फटाक से जाके किसी को कोई चीज़ लगती है। तो टेंशन के बड़े फ़ायदे हैं। जब जो है कई दफ़ा टेंशन ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, मगर जब हद से ज़्यादा हो जाती है टेंशन, जैसे फूक का पता है आपको? फूक का पता है? जो हिस्सा कहते हैं, तो फूक भी कहते हैं ना उसको, और कुछ फूंक भी कहते हैं, जैसा ऐसे कई अम्मियाँ नहीं करती, फूंक मार के भेजती हैं। मगर जो टायर होते हैं उनके अंदर हम फूंक भरते हैं। जैसे एक ज़माने में वो हैंड पंप होता था, या एक ज़माने साइकिल होती थी ना, साइकिल को पकड़ के वो यूँ करके भरते थे। तो अभी तो आ गई है दूसरी। तो जब टायर में एक ख़ास किस्म की हम फूंक भर देते हैं, टेंशन उसमें पैदा हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि टायर रोल ज़्यादा करता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। मगर जब उसकी सारी हवा निकल जाती है एकदम, तो फिर वो बिल्कुल जो है बग़ैर आप जा भी नहीं सकते ज़्यादा दूर। तो ये अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टेंशन का, हवा का, फूक का, ये सब चीज़ें जो हैं। और शाजिया चौधरी हैं, फिर फरीफुई हैं, हमायूं खत्री, बहुत अच्छा शो है, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी बातें करो तो शो अच्छा ही होता है। और ये जो है अच्छा ठीक है, ये तो थी चंद बातें जनाब। जो आपके मैसेजेस आएंगे मैं उनको भी शामिल करता जाऊंगा, और इधर जो है आपकी कॉल्स वॉल्स जो हैं वो जब और अगर कोई कॉल आए तो वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैंने सोचा था कि आपको एक कहानी सुनाऊं, और थोड़ा सा वक्त है, कहानी सुना सकता हूं मैं, अगर इजाज़त हो। आप सुनना चाहेंगे? अगर कहानी पसंद हो, मिस मारिया कहानी सुनेंगे आप? आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं? लोरी वाली, या फिर शहज़ादे वाली, या शेर और गीदड़ वाली? किस किस्म की कहानियाँ पसंद करते हैं जिनका कोई अच्छा मॉरल हो? चलिए हम कोई ऐसी कहानी चुनते हैं। एक था गधा।
नहीं किधर, इस तरफ, यूं, इधर। तो नाजरीन, कई दफ़ा ये होता है कि हम लोगों के दबाव में आ जाते हैं, दूसरों के दबाव में आ जाते हैं, हम उस तरह नहीं सोच रहे होते, मगर हम कई दफ़ा कहते हैं कि हो है लोकी की कहनगे जी, मैं गल उन्हों की मर्जी के मुताबिक न की थी, अगर मैंने उनकी बात से हाँ में हाँ ना मिलाई तो लोग क्या कहेंगे। तो हम इस तरह से ख़ास तौर पे अगर दोस्त हैं उनके प्रेशर में आ जाते हैं, जिसको पीयर प्रेशर भी कहते हैं। जैसे पीर साहब होते हैं ना, पीर साहब के पास जाएं तो उनका एक प्रेशर होता है कि पीर दे आगे तेरे ना नहीं कर सकते मुरीद। इसी तरह से पीयर प्रेशर भी होता है, ये दोस्तों का, और ये जो आपके क्लास फेलोज़ और हवारी होते हैं उनका भी एक प्रेशर होता है। इसी तरह से ये जो जालिम ज़माना है उसका भी एक प्रेशर होता है। और फिर सोशल मीडिया में अगर आप चले गए हैं, आपका फेसबुक पेज है, उसका भी प्रेशर होता है। तो कई दफ़ा आप उस चीज़ से यकीन नहीं रखते, वो आपके एतक़ाद का, आपके बिलीफ का हिस्सा नहीं होती, मगर आप दूसरों के कहने में आके कहते हैं आओ आओ हाँ जी 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 यही गल है, यही गल है। तो इंसान को 2 दफ़ा सोचना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। एक गधा था, तो वैसे तो बहुत से होते हैं, मगर मैं फ़िलहाल एक गधे की बात कर रहा हूँ। तो बाज़ार में गधा था। गधा वो भीख मांगने वाला नहीं, गधा खोता, तो वो वहाँ पे एक बड़ा लागर सा था बेचारा, वॉज नॉट इन अ गुड हेल्थ, जब ही बच गया था, वरना लाहौर में अच्छा तगड़ा गधा होता तो बच तो नहीं सकता था, वो तो उसको जो है छुरी फेर देते। तो ये बड़ा लागर सा गधा था। तो वहाँ पे बादशाह सलामत, पुरानी बात है ये, लाहौर का उस वक्त का वाक़या है जब मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, कौन से, जहांगीर मुग़ल बादशाह थे, तब भी लाहौर हुआ करता था। तो वो वहाँ से गुज़रे, तो वो गधा था और उसकी कीमत जो है वो 5 लाख, उस वक्त भी उसने 5 लाख रुपए लगाई थी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे खोते में ऐसी क्या बात है, खोते जो नहीं बेच रहा था। तो बादशाह सलामत ने कहा तुम्हारे खोते में ऐसी क्या बात है। उसने कहा सर इसमें है ख़ास बात। उसने कहा मरियल सा बेचारा, बात इससे होती नहीं है, ढींचू ढींचू आवाज़ भी नहीं निकाल सकता, तो इतना महंगा क्यों लगाया। तो उसने कहा कि जनाब इस खोते में ख़ास बात यह है कि इस पर जो बंदा बैठता है ना, उसको मक्का और मदीना नज़र आ जाता है। ऐसा ये गधा है कि उस पर बैठने से आपको ये इतनी अच्छी जगह नज़र आती है। रंगबाज लोग होते हैं, चक्करबाज लोग होते हैं, तब बादशाह सलामत या तो जान जाती है उसने। तो उसने कहा है ऐसा गधा है तुम्हारा, क्या बात है भाई। तो वज़ीर तदबीर को उसने, बीरबल साथ था उसका, वो तो अकबर के साथ होता था मगर उम्र काफ़ी थी, तो जहांगीर के साथ भी बीरबल ही था, उसका बेटा होगा शायद। तो वो छोटा भीम भी था साथ उनके, एक छोटा सा बच्चा भी था। तो वो क्या हुआ कि उसने कहा भाई चेक करो। तो वो गधे पे बैठने लगा। उसने कहा सर 1 मिनट, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो बहुत नेक, पायस, परहेजगार आदमी होता है सिर्फ उसको नज़र आता है मक्का मदीना इस पे बैठने से, आम आदमी को नज़र नहीं आता। उसने कहा ठीक है। वज़ीर बातदबीर ने कहा, वज़ीर आज़म भी कह सकते हैं उसको। तो वो उसके ऊपर, गधे के ऊपर बैठ गया। अब जब बैठा तो नज़र तो कुछ भी नहीं आया। अब उसने कहा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे तो कोई मक्का नहीं नज़र आया, कोई मदीना नहीं नज़र आया, तो लोग क्या कहेंगे। प्रेशर ले गया, तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, भाई वाह 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 वाह, भाई क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। उसको उतारा बादशाह ने, और बादशाह ने जो है ना छलांग मार के वो भी बैठा कि ये इसमें महरूम क्यों रह जाऊँ इस नज़ारे से। अब जब वो बैठा तो उसको नज़र ही कुछ नहीं आया। अब उसने कहा कि रियाया क्या कहेगी। उस ज़माने में जो वज़ीर आज़म होते तो रियाया का ख्याल करते थे, वो बाहर लेते थे। अब तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए ना, तो प्रेशर नहीं लेते, वो अपनी बात ही मानते हैं। वो कहते हैं जो मेरे लिए अच्छा है मैं वही करूँगा। मगर उस ज़माने के, अभी साइकोलॉजी में इतना उन्होंने पढ़ा नहीं था, तो वो इसलिए जो है ना वो बैठे तो उन्होंने कहा कि हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ना सिर्फ मक्का मदीना नज़र आ रहा है, मुझे तो जन्नतें भी साथ नज़र आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने वो गधा भी ख़रीदा, ख़ुद भी गधे बने। पीछे वजह क्या थी? ये डर था, ये खौफ था कि अगर मैंने हकीकत बता दी, सच बता दिया, तो लोग मुझे क्या कहेंगे।
इसलिए हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और जो हकीकत है और जो सच है और जो ट्रूथ है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, और दूसरों के प्रेशर में आके हमें गलत बात नहीं करनी चाहिए। ना सिर्फ उससे हमारी अपनी ज़िंदगियां मुतासिर होती हैं बल्कि उसका नतीजा दूसरों पर भी बुरा पड़ता है। कमोबेश जनाब प्रोग्राम में आप अगर कॉल करना चाहें मज़ीद तो कर सकते हैं, और 0300-8427 सारा ख़राब हो गया, 8420-270 आप फ़ोन कर सकते हैं। 0300-8420-270 यही नंबर है, अभी ये याद हो गया। तो एक दो बातें मैं आपसे और भी कर लूँ। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो जॉब है उसमें बड़ी तरक्की करें, और उसके अगर मैं आपको कुछ गुर बताऊं, अगर आप अच्छा मुलाजिम बनना चाहते हैं तो ज़रा मैं जो दो चार बातें बताऊंगा उन पर गौर कीजिएगा कि कहाँ पे आपके फ़िट आती हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई मुलाजिम हो, आपसे छोटे कोई लोग हों, आपके सबऑर्डिनेट्स हों, आपके जूनियर्स हों। आपको कैसा लगता है अगर कोई नाफरमान हो, आप किसी को कोई बात कहें कि ये फॉलो करो और वो फॉलो ना करे, तो डू यू थिंक कि वो तरक्की कर सकता है? नंबर 2, ऐसे लोग ज़रा ज़हन में रखें कि जो मजबूरी से आपकी बात मानते हैं और जो ही उनको मौका मिलता है वो काम में डंडी मार लेते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं, क्योंकि मालिक तो देख नहीं रहा, या जो सीनियर है वो तो देख नहीं रहा, CEO देख नहीं रहा, मैनेजर नहीं देख रहा। दूसरी किस्म ऐसे लोगों की, अब आपने ये सोचना है कि जो बात ही नहीं मानते हैं वो लोग कितनी तरक्की कर सकते हैं, जो इस मौके की तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि जहाँ मौका मिले वहाँ पे डंडी मार लें, उनकी जो है ज़िंदगी में कितनी तरक्की कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी किस्म ऐसे लोगों की है जो दूध तो देते हैं, वो बकरी के मुतालिक था कि बकरी जो है दूध तो देती है मगर मेंगने डाल के देती है, यानी कि वो लोग होते हैं जो कुछ बात मानते हैं आपकी मगर फिर एहसान जितलाने लग जाते हैं, फिर वो याद दिलाते हैं कि लो जी मैंने तो ये किया मगर जब वक्त पड़ा तो आपने मेरे लिए क्या किया। मैं इस वक्त जो एम्प्लॉयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं एज सर्वेंट्स या एज एम्प्लॉईज़, मुलाजमीन। और चौथी किस्म जो है वो ऐसे लोगों की भी हो सकती है जिनको आप कोई काम कहते हैं तो वो दिल से वो काम करते हैं और खुशी खुशी काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने उनको मौका दिया कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकें और वो अपना काम पूरी दिलजमी से करते हैं। पांचवी किस्म जो है ऐसे लोगों की हो सकती है जो आपसे इतना अच्छा तालमेल बनाएं, ऐसा अच्छा रब्त बनाएं या आप बनाएं अगर आप किसी की मुलाजमत में हैं कि आप अपने बॉस के अपने जो जिनके पास आप काम करें उनके दिल की बात समझ जाएं, जान जाएं, पहले से आपको पता हो कि ये दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ मी। जिस तरह कहते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन होती है एक चीज़ कि आपकी JD क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान में क्या तय पाया है। और अगर आप ये सोचें कि ये करना मैं करके देखता हूँ, ये मैं करता हूँ क्योंकि ये मुख्तलिफ़ मौक़ों पे इनको बात पसंद आई थी, आपके ख्याल में इनकी क्या ख्वाहिश होगी, उनके कहे बग़ैर आप ये काम करें तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की है वो कैसी होगी। ये 5 इक़साम मैंने बताई है और ये 5 इक़साम जो हैं आप बच्चों पे भी सोच सकते हैं। आप अगर किसी के बच्चे हैं, आपके वालिदैन हयात हैं या खुदा न खास्ता जा चुके तो आप यू कैन रिकॉल, यू कैन थिंक कि आप नाफरमान थे, आप जो है बिगाड़ पैदा करते थे अपने वालिदैन के साथ, आप मजबूरी से उनकी बात मानते थे, आप जो है उनके साथ चक्कर चलाते थे कि भाई अब ये मेरा
रोक देंगे, मुझे जो है कोई मुझे सज़ा दे देंगे, तो इसलिए मैं इनकी बात मान लूँ। और क्या आप ऐसे थे कि कभी उनको दुख भी देते थे, कभी उनको सुख का बायस भी बनते थे, या फिर आप जो भी वो काम कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह कह के खुशी खुशी करते थे? और पाँचवें वो हैं जो अपने वालिदैन का ख़्याल उनके बोलने से पहले रखते हैं। तो ये मैंने 2 बातों में बताया कि सबऑर्डिनेट हैं, या अगर आप ख़ुद औलाद हैं या आपकी आगे औलाद है, जो भी ये सुन रहे हैं, ये अगर हम अपनी ज़िंदगी में चंद चीज़ें शामिल करें तो मेरे ख़्याल में आपको नामा दाएं हाथ में मिल सकता है। तो मेरा ख़्याल है आज के प्रोग्राम में, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मैं एक नज़र फिर से डाल लेता हूँ यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस का। और जस्ट बिफोर लीविंग टुडे, आज के वॉक यू टॉक से इजाज़त लेने से पहले चंद बातें, या आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ों को जो है ना, क्योंकि प्रोग्राम जो ख़त्म हो रहा होता है, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ऐसा कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये एक ऐसे शेर सा याद आ गया। जो बात मैं जाते जाते आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, मगर ये जो ज़िंदगी है पूरी होलसम ज़िंदगी, भरपूर ज़िंदगी, उसको गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रूहानी सेहत का ख्याल रखें। ये रूहानी सेहत क्या होती है? ये दिल का कारोबार है। ये जो दिल में आपका एक दुनिया आबाद है, अगर हम लोगों के साथ हमारा तरीक़ाकार क्या है, क्या हम उनके काम आते हैं, क्या हम उनकी दिलजोई करते हैं, बीमार पुरसी करते हैं, बच्चों के साथ हमारा क्या सलूक है, हमारी जो भी हकूकुल इबाद जिनको कहते हैं, जिनको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स, जिनको हम कहते हैं दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं, अगर हम उनको उस्तवार करें, हम उनको बेहतरीन रखें, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगती हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप करें वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिले, मगर उसके बावजूद जो है, अगर आप अपने रिस्पॉन्स की तवक्को एक दुनिया का जो है कि हम जो बोते हैं सो हम काटते हैं, अगर आप इस यकीन के साथ कोई काम करें, किसी की आप मदद करें, और किसी का अगर आप जो है किसी को उठाएं, किसी गिरे हुए को उठाएं, तो किसी को आप स्माइल दें, किसी को आप हग करें, यू विल गेट अ हग बैक, आपको भी एक हग मिलेगा। और फिर कोई हायर पावर के साथ हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, जिसको भी हम यकीन माने कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी अगर आ जाए तो हम तन्हा नहीं हैं, देयर विल बी समबडी टू रेस्क्यू अस। अगर ये हमारा यकीन है, ईमान है, पुख्ता है, तो फिर आप देखेंगे कि कितनी भी मुश्किलात ज़िंदगी में आए, आप अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अपने आप से भी एक ताल्लुक़ होना चाहिए। आपका अपने मुतालिक जो है एक ख़याल अच्छा तभी बनेगा जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो आपकी सेल्फ़ वर्थ, सेल्फ़ एस्टीम, आपकी जो अपने मुतालिक सोच है वो बेहतर होगी। और जब आप अपने मुतालिक अच्छा महसूस करेंगे तो रूहानी तौर पे भी अच्छा महसूस करेंगे। और इसके अलावा जो है हमें अपनी ज़हनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। और ज़हनी सेहत का ख़्याल रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थाट्स हैं, ये जो ऐसे ख़यालात हैं दूसरों के मुतालिक, अपने मुतालिक, या जो ऐसी जो हम तन्हाई में जब हम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को मशगूल न करें जिसकी वजह से हम छोटापन या कोई हम छुपा के चीज़ कर रहे हैं। तो अपनी ज़हनी सेहत को अच्छा रखने का एक तरीका ये है कि अपनी कोई स्किल, अपनी कोई सलाहियत जो है उसको बढ़ाते रहें। उसकी वजह से ये है कि आप अच्छा महसूस करेंगे। जब हमारी सलाहियतें अच्छी होंगी तो हम अच्छा महसूस करेंगे। और इसके अलावा अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपनी नींद का ख्याल रखें, अपनी वज़ाक़त का ख्याल रखें, अपना नींद के अलावा अपने खाने पीने का ख्याल रखें। वी आर वॉट वी ईट। अगर हम जंक फूड खाएंगे तो वी विल बिकम जंक, अगर हम अच्छा हेल्थी फूड खाएंगे तो वी विल बिकम हेल्दी। और एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज में कुछ जो है हमें थोड़ा सा टाइम रोज़ाना 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स ज़रूर निकालने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे मादे खारिज होते हैं जो हमारी सेहत को बेहतरीन बनाते हैं। एंडोर्फिन्स एंड कैफलिन, सच थिंग्स आर रिलीज्ड इन आवर बॉडी विच आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। आर रेजिस्टेंस, आर इम्यून सिस्टम, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम जो है बेहतर होता है। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ताल्लुकात जो है
उनको अच्छा बनाएं। ये जो हम ताल्लुकात की बात करते हैं, ताल्लुकात वर्टिकल भी होते हैं, यानी ऊपर जो है हायर पावर के साथ ताल्लुकात, आपसे जो नीचे हैं, बच्चे हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात, और साइड पे अगर हम जाएँ हॉरिजॉन्टली तो आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात, आपके कोलीग्स के साथ ताल्लुकात, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात जो हैं, जिसको सोशल लाइफ कहते हैं। सो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, उसको दिल से रब वास्ते लेना तो जे दिल ही गंदा होवे, अगर हम उसी को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो वहाँ पे कैसे कोई साफ़ अल्लाह की ज़ात रह सकती है। और स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी सोशल हेल्थ का ख्याल रखें। जब आप इन चारों डायमेंशंस पे काम करेंगे तो यू विल हैव अ फुलफिलिंग हेल्दी लाइफ, जिसमें आपको भी बहुत सारी खुशी मिलेगी और दूसरों को भी बहुत खुशी मिलेगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए कि जो आप कहें वो करके दिखाएं, वॉक योर टॉक। इसमें लगती है मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा, मगर इसके समरात जो हैं, इसके नताइज जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हर तरफ फूल ही फूल खिलने लग जाते हैं, हर तरफ जो है आपको सायादार दरख्त नज़र आने लगते हैं और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये झरने बह रहे हैं, जिस तरह से ये आबशारें हैं, जिस तरह से ये नीले गहरे पानी हैं, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी भी जन्नत की तरह से हो सकती है। मगर इस ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ का पैटर्न ये है, ये दुनिया जो है इसमें सुख की छाया भी है और यहाँ पे दुख की सेज भी है। दोनों ही तरह की ज़िंदगी है, मगर आप ये कोशिश कीजिए कि अपनी राह से जब आप कांटे हटाएंगे, दूसरों की राह से कांटे हटाएंगे, तो रास्ता ऐसा बनेगा जिस पे आप चलते हुए अपनी ज़िंदगी की तमाम शादमानियाँ, खुशियाँ पा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।